यूपी में बीजेपी का मिशन 80 ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले सूबे में बीजेपी की चुनौतियां खुद मोदी विरोधियों की आपसी सिर फुटअव्वल से खत्म होती दिख रही हैं। 2019 के चुनाव में सपा ने यूपी में 5 लोकसभा सीटें जीती थी। उनमें से 2 सीटें मुरादाबाद और रामपुर, जहां इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन है। दोनों जगहों पर सपा वर्सेस सपा की फाइट बीजेपी की राह आसान बनाती दिख रही है। मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर सपा का समीकरण सबसे आसान नजर आ रहा था, लेकिन कंफ्यूजन ने इन दोनों सीटों को अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंज बना दिया है। इस पूरी सिचुएशन के पीछे कोई है तो वो है आजम खान। आजम जेल में हैं, लेकिन रामपुर और मुरादाबाद सीट की सियासी कहानी वहीं से लिख रहे हैं। आजम खान की चाहत थी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, वरना यहां बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने यहां खेल कर दिया। अखिलेश कल दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिले और आज इमाम मौलाना नदवी साइकिल की सवारी पर निकल गए। रामपुर में आजम को झटका लगा तो मुरादाबाद में आजम ने अखिलेश के साथ खेल कर दिया। सपा के घोषित उम्मीदवार एसटी हसन का नामांकन भरने के बाद पत्ता कट गया। आजम की करीबी रुचिवीरा को सिंबल मिला और उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। मैदान में कौन टिकेगा ये 30 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भविष्यवाणी एसटी हसन ने पहले ही कर दी। कैसे वक्त बदलने के साथ पहले हालात और फिर जज्बात बदल गए, वो एसटी हसन की जुबानी सुनिए। अपने नेता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रगुजारी नहीं बल्कि एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर फिर से भरोसा किया है और उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। पार्टी को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सिवाय एक बार के आज़ादी के बाद से अब तक सारे मुस्लिम सांसद ही हुए हैं। अब पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है, क्या किया है, आगे क्या करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो क्योंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। तो मुरादाबाद को देखकर तो साफ समझ में आ रहा है कि एसटी हसन के साथ आजम खान ने खेल कर दिया। लेकिन मुरादाबाद के बाद आजम खान के गढ़ रामपुर की तस्वीर आपको दिखाती हूं, जिसमें भी आपको डबल कंफ्यूजन नजर आएगा। कहने को तो मौलाना नदवी सपा के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, लेकिन सपा के ही दूसरे उम्मीदवार आसिम रजा वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। अब यहां अखिलेश ने आजम के साथ खेल किया है या आजम का दाव अखिलेश पर भारी पड़ गया है, यही देखना दिलचस्प होगा। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या होता है। समाजवादी पार्टी से हमने नामांकन किया है, नॉमिनेशन किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी साहब हुक्म और उनका आदेश और उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत का पैगाम रामपुर से सारे भारत और सारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया। तो आपने देखा, अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हालांकि इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई सवाल हैं जो मुरादाबाद और रामपुर की तस्वीर को देखकर खड़े होते हैं। उन्हीं सवालों पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी, अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज खान जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, सुबह से इस खबर को हम लोग कवर कर रहे हैं और सुबह से इस खबर को समझना चाहते हैं। हर बार ये खबर बदल जाती है, अभी भी उतना ही कंफ्यूजन है। आप ही बता दीजिए, कौन है रामपुर में आपका ऑफिशियल कैंडिडेट? प्राची जी, आपने कहा कि हर वक्त खबर बदल जाती है। देखिए, 2024 का चुनाव है, ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये लड़ा जा रहा है और यकीनन एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैं आपको बताऊं, ये ऐतिहासिक चुनाव है। आज आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के एक एक सीट पर कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी देखिए कैंडिडेट ढूंढ रही है, कैंडिडेट नहीं पा रही और जो टिकट जिसको दे रही है वो वापस कर रहे हैं। टिकट वापसी हो रहा है, यहां मारामारी है टिकट का। लोकप्रियता देखिए आप। इसके अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते कि आज समाजवादी पार्टी का
झंडा मेरा ये उत्तर सवाल प्रदेश नहीं में था पूरी अजीज तरह से खान बुलंद साहब, है। आप इसे ऐतिहासिक बताइए, लेकिन फिलहाल आपकी पार्टी की किरकिरी हो रही है और चुटकी लेने वाले आपकी पार्टी को लेकर चुटकी भी ले रहे हैं। अब ये आपको ऐतिहासिक लगता होगा तो ये तो गजब की बात है अजीज खान जी। मेरा सवाल ये था, मैं फिर दोहरा देती हूँ, रामपुर में नदवी जी आपके ऑफिशियल उम्मीदवार हैं या आसिम रजा साहब? मेरे ख्याल से सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। आज आखिरी दिन था चुनाव का, नामांकन का, तो मेरे ख्याल से आपको भी सारी चीजें करीब करीब स्पष्ट हो गई हैं। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, अब देखिए ना, यही से कंफ्यूजन आता है अजीज खान जी, यानी आपको भी स्थिति क्लियर नहीं है, आप भी मेरी वाली सिचुएशन में हैं, यानी आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? नहीं, मैं बताऊं, पूरी तरह से स्पष्ट क्लियर, पूरा जो स्थिति है पूरा स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको तय किया है वो चुनाव वहां से लड़ेगा। अरे सर, दोनों ही कह रहे हैं ना। अच्छा रुकिए, मैं सिंपल करती हूँ अजीज खान जी, एक मिनट, एक सेकंड, मैं सिंपल कर देती हूँ, उसे और सिंपल करती हूँ। दोनों ही कह रहे हैं। देखिए, नदवी जी को अभी मैंने सुनवाया, वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, अखिलेश यादव ने मुझे भेजा है। और जो आसिम रजा साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए 30 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन है ऑफिशियल उम्मीदवार, हम दोनों ने नामांकन भर दिया है। अब मेरे अंदर तो ये सवाल आएगा ना कि भाई नदवी जी हैं आपकी कैंडिडेट या आसिम रजा हैं? अब आप ही ने बताया कि आसिम रजा साहब ने कहा 30 तक पता चल जाएगा, तो हम लोग 30 तक इंतजार कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि 30 तक क्या होता है। यानी अभी तो कंफ्यूजन सारी है, चीजें स्पष्ट है, यानी कंफ्यूजन मेरे ख्याल है से ना सारी आपको भी? चीजें स्पष्ट है। बड़ा ऐतिहासिक है अजीज खान साहब, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप, ये वाकई में बड़ा ऐतिहासिक है, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आप नहीं बता पा रहे मुझे कि रामपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है, नदवी साहब हैं आपके ऑफिशियल कैंडिडेट या आसिम रजा साहब है? मैं प्राची जी फिर कह रहा हूं कि जिसको सिंबल मिला हुआ है अभी तो वही दिख रहा है। अब आसिम रजा साहब कह रहे हैं कि 30 तारीख तक स्पष्ट हो जाएगा, चीजें क्लियर होंगी, तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं। एक बात, लेकिन ये जो बहुत अहम मसला है आज जिस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, केवल रामपुर और मुरादाबाद का इशू नहीं है, आज पूरे उत्तर प्रदेश का इशू है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़े कंफ्यूजन की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि आज आप देखिए बीजेपी किस तरह घबराई और बौखलाई हुई है। उसको अपने पार्टी से नहीं लेना देना, उसके पार्टी में किस तरह टिकट बांटे जा रहे हैं, किस तरह लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उसको उसकी चिंता नहीं है। वो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसके लिए बहुत चिंतित है। अब देखिए, पड़ोसी के घर में बर्तन इतनी जोर से खनक रहे हैं ना आज अजीज खान साहब की, उसकी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है और सबको जिज्ञासा है कि हो क्या रहा है ये पड़ोसी के घर में। कम से कम पता तो चले कि असली उम्मीदवार कौन है और ये कौन साइकिल पर सवार है, कौन साइकिल पर सवार नहीं है। आजम खान साहब का लेटर आ चुका है, वो तो कह रहे हैं भाई चुनाव का ही बॉयकॉट कर दो। आपने नदवी साहब को उतार दिया, उनके जो उनके सहयोगी हैं या उनके खेमे के हैं आप कह सकते हैं, आसिफ रजा साहब, वो भी चुनावी मैदान में। इसीलिए पूछ रही थी, आप एक नाम बता दीजिए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं, पूछूं इनसे प्रेम शुक्ला जी से कि क्यों मुद्दा बना रहे हैं। देखिए प्राची जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा हमारा, वो फाइनल है और मेरे ख्याल से काफी स्थिति क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, केवल रामपुर और मुरादाबाद नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए आज 20 से 22 दिन का समय रह गया है समाजवादी पार्टी फर्स्ट की फेज के इलेक्शन के लिए, है। और आप अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपका उम्मीदवार कौन है। आज आखिरी दिन था नामांकन दाखिल करने का, दो उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर गए और आप देखिए कितना ऐतिहासिक पल अभी है अजीज खान साहब कि आप एक नहीं चुन पा रहे हैं कि नदवी जी हैं या फिर आसिफ रजा जी हैं। खैर, प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्यों रामपुर और मुरादाबाद पर फोकस्ड हैं आप लोग? पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, कंफ्यूजन आप लोग फैला रहे हैं, तो लोकतंत्र है अजीज खान साहब की पार्टी का कि देखिए दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और नामांकन भरकर जीत के लिए आश्वस्त भी हैं। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेन देन है? भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझा है। किस तरह से रहस्यमय है कि रहस्यमयता की स्थिति है कि श्रीमान अजीज खान समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के बावजूद भी इनका अधिकृत प्रत्याशी कौन है, रामपुर से कौन इनका अधिकृत प्रत्याशी है, मुरादाबाद से कौन अधिकृत प्रत्याशी है, इसके लिए ये जो है नामांकन वापसी की आखिरी तिथि तक इनके लिए रहस्य बना रहने वाला है। इनको यह विश्वास नहीं है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव ये निर्धारित कर देंगे, इसका इनको विश्वास नहीं। इनको लगता है कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव जो हैं वो इनकी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्षता नहीं करते हैं, जेल में बैठे श्रीमान आजम खां करते हैं,
क्योंकि रुचि वीरा ने तो अखिलेश यादव को आभार भी नहीं प्रकट किया। उन्होंने जो है प्रत्याशी बनाए जाने पर आजम खां का आभार व्यक्त किया है। तो इनकी पार्टी में किस तरह की ऐतिहासिकता है, किस तरह का रहस्य है, किस तरह का दिग्भ्रम है, ये सारा स्वयं आपने पूरे 7 मिनटों तक श्रीमान अजीज खान से यह जानने का प्रयास किया कि रहस्य की परतें ये खोल दें और सत्य बोल दें, लेकिन ये बोल नहीं सके। ये देख रहे हैं कि एसटी हसन की कैसे जग हंसाई हुई। उसी तरह से श्रीमान अजीज खान कुछ कहेंगे, वो लजीज नहीं लगा अगर समाजवादी पार्टी को, तो पता नहीं इनकी क्या गति हो। अब एसटी हसन रोज जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लिए टहलते थे। आज सवेरे तक उनके वक्तव्य आपके पास बाइट है, क्यों कह रहे थे कि मैं प्रत्याशी हूं। शाम होते होते जो है उनकी जग हंसाई होने की स्थिति है। तो जिस पार्टी में दिग्भ्रम की यह स्थिति उत्पन्न हो गई हो, आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन चुनाव लड़ रही है पार्टी। अब अजीज खान जी, मुबारक है भाई, ये समाजवादी पार्टी है, वो अपना अंदरूनी मामला कैसे सुलझाते हैं ये उनको पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है अजीज खान जी, अंदरूनी मामला है आपका ये तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन वाकई में इस रहस्य से पर्दा तो उठा ही दीजिए। आपने जब हम लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है तो सोचिए वोटर कितना कंफ्यूज होगा। यहाँ तो लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी होनी चाहिए, यहाँ तो साइकिल और साइकिल आपस में भिड़ रही है। कैसे रफ्तार मिलेगी साइकिल को? देखिए प्राची जी, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र, अरे भाई ये हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर शख्स अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। ये लोकतंत्र है। अगर कोई शख्स अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और अगर वो कह रहा है कहीं ना कहीं वो टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है, कार्यकर्ता है, तो क्या बुराई है इसमें? इतना बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि साहब टिकट मांग रहे हैं, साहब 2 लोगों ने नामांकन, अरे भाई लोग भर ही देते हैं, 4-4, 10-10 लोग नामांकन कर देते हैं। लेकिन पार्टी का जो ऑफिशियल शख्स होगा, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, वो फाइनल माना जाएगा। अरे कौन होगा यही तो पूछ रही हूँ अजीज खान जी। अच्छा मैंने मान लिया, चलिए आपकी लैंग्वेज में इसको बोल देती हूँ। मैंने मान लिया समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, साइकिल पर सब लोग सवार होना चाहते हैं, सबको पता है अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। अब तो बता दीजिए आपका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है? दूसरे वाले को छोड़ देंगे, फिर समझ लेंगे लोकप्रियता के भ्रम में आ गए। मेरे ख्याल से ये आपके चैनल ने भी दिखाया कि नदवी साहब आपके रामपुर से हैं और रुचि वीरा जी आपके मुरादाबाद से हैं। ये ऑफिशियली ये आपके चैनल ने भी दिखाया और सार्वजनिक है। अब आगे क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है क्या नहीं तय करता, वो बात में देखा यानी ऑफिशियल कैंडिडेट पर भी अभी फैसला आना बाकी है जी। ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक फैसला है आपकी पार्टी का कि अभी ऑफिशियल उम्मीदवार पर भी फैसला आना बाकी है। कह रहा हूं मैं प्राची जी, मैं कह रहा हूं इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होगा। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत चीजें बदलेंगी। जिस तरह बीजेपी डिस्टर्ब है, आज नई चीजों में देखिए बदल तो रही है चीजें, और वो बदलती हुई चीजें रामपुर में और मुरादाबाद में सबसे ज्यादा देखी आज हमने। अजीज खान जी, एसटी हसन साहब जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे, सुबह तक उनके बयान आ रहे थे, शाम आते आते उनके बयान बदल गए। बदलाव तो हो रहा है। अब ये पार्टी के अंदर आपकी कैसे हो रहा है आपको देखना होगा। एक छोटा सा रिएक्शन और दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, फिर बाकी दो अन्य मेहमान के पास जाऊंगी। कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो, लोकप्रियता है ना उनकी पार्टी की, लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो हिम्मत नहीं होती किसी की, आरोप लगा रहे हैं ये कि कोई खुलकर ये भी कह दे कि हमें दीजिए टिकट। अच्छा नहीं, लोकतंत्र अगर उनके यहाँ होता तो उनकी पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल उनके यहाँ चुनाव समिति बैठती, चुनाव समिति जिसका नाम निर्धारित करती, जिसका नाम घोषित होता, वो प्रत्याशी फॉर्म भरता। ये लोकतंत्र में तो यही होता है। हमारे हिसाब संवैधानिक व्यवस्था यही है। लोकतंत्र नहीं है, परिवार तंत्र है। उस परिवार तंत्र में पहले परिवार की सीटें बंट गई, फिर उनके यारों की सीटें बंट गई। अब यार ने तय कर लिया, अब यार जेल में है बेचारा, अब वो जेल में बकरी चोरी के जुर्म में, तो अब उनको जो है ये कह रहे हैं कि बकरी चोर ने तय कर दिया कि देखिए ये बनेगा प्रत्याशी और इसके अलावा ये नहीं बनेगा। कमांड करिए प्रेम शुक्ला जी, हिम्मत नहीं पड़ रही भाषा पे कंट्रोल करिए भाई। बकरी चोरी का उनके ऊपर अभियोग है तो क्या कहूँ मैं, शेर चोर कहूँ कि हाथी चोर कहूँ? अरे भाई बकरी चोरी का उनके ऊपर अभियोग है तो क्या कहूँ मैं? आप तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लीजिए क्या भाषा पे कंट्रोल करूँ? बकरी चोरी तो शेर चोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनपे अभियोग बकरी चोरी का है। अरे बकरी चोरी का अभियोग है तो क्या कहूँ मैं, शेर चोर कहूँ? अरे अजीब बात है भाई, जो अभियोग होगा वही कहूँ मैं ना जी। ये गलत तरीका है आपके। लीजिए बकरी चोरी किया, उन्होंने दुखद काम किया ना, उन पर बकरी चोरी का अभियोग है भाई साहब। मैं मेरी तरफ से थोड़ा प्रेम कर रहा हूं उनको। श्रीमान आजम खान पर बकरी चोरी का अभियोग है,
मैं मेरी तरफ से फ्रेम नहीं कर रहा हूं अजीज बाबू, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? आप आजम खां पे नाराज होइए कि ऐसे ऐसे अभियोग में क्यों जाते हैं बेचारे, वो मेरे ऊपर काहे नाराज हो जा रहे हैं? आप कहें तो बकरी चोर की जगह शेर चोर कह दूं मैं उनको, लेकिन इससे वो शेर चोर हो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि शेर चुराने का अभियोग उन पर नहीं है, हाथी चुराने का अभियोग उन पर नहीं है, बकरी चुराने का अभियोग है। तो मैं क्या करूं? मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं आप? मुझ पे काहे नाराज हो रहे हैं अचानक? मैं मेरी शाब्दिक क्षमता कैसे परिवर्तित कर दूं? आप जो अभियोग होगा वही बताऊंगा ना भाई साहब। नहीं, और शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका जितने भी अभद्र भाषा हो सबका इस्तेमाल कर दीजिए, जितने आपके क्या अभद्र भाषा भाई साहब? भाषाएं हैं मैं वो सब बता रहा इस्तेमाल हूं कर उन दीजिए। पर अभियोग है कि नहीं, ये बकरी चोरी का। अरे लीजिए, अजीब बात है, आप अनायास नाराज हो रहे हैं साहब, आप खफा अनायास हो रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, आजम खान को लेकर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। दूंगा ना, अजीज खान उसने साहब, ऊँट अजीज चुरा खान लिया। साहब आपके पास भी आऊंगी और फिर से ये जो चल रहा है कंफ्यूजन, हालांकि आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से इसके पीछे की कहानी को समझेंगे। दो अन्य मेहमान भी, उनको भी चर्चा में ले आती हूँ। अब देखिए धर्मवीर चौधरी जी, अजीज खान साहब तो कह रहे हैं साफ तौर पर रहस्यमय चुनाव है, एक रहस्य है और एक ऐतिहासिक चुनाव है जहां होड़ सी लगी है समाजवादी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, और इसलिए दो कैंडिडेट मैदान में हैं। इससे आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, और ये कंफ्यूजन इसलिए भी है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए इन सीटों पर। समझ नहीं आ रहा समीकरण कैसे बैठेगा। प्राची जी, एक्चुअली जो अजीज भाई है ना, ये बहुत शरीफ आदमी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, लेकिन ये गलत पार्टी में है। और वो पार्टी क्या है कि पहले समाजवादी पार्टी में जेल से सरगना, माफिया सरगना सरकार चलाते थे, गैंग चलाते थे। अब ये राजनीति भी जेल से चल रही है इनकी। तो यही जो समाजवाद है लोहिया जी का, वो समाजवाद अलग था, ये समाजवाद अलग है। और चचा शिवपाल यादव मांग रहे थे आजमगढ़ से टिकट, तो उनको भेज दिया दूसरी जगह। वो अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे, तो परिवार में झगड़ा है। और अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा परिवार के बाहर यारों में झगड़ा है। तो ये जो झगड़ा है ये दर्शाता है कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, ये आपस में एक परिवार की पार्टी और लड़ रही है। और आजम खान साहब ने वहां रुचिवीरा को भेज दिया, अब इधर से दिल्ली से उन्होंने दूसरा प्रत्याशी भेज दिया। वो तो एक चचा जो है पूर्व सांसद इंतकाल हो गया, नहीं तो वो अलग ढपली पे जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के इनकी कलई खुल गई है। और समाजवादी पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने समय समय पर अनेक लोगों को धोखा दिया। अब ये जब एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, तो ये इनको खुद भुगतना पड़ रहा है, जो आज इनके दो प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। ये समाजवादी, और रही आपने कही बीएसपी की बात, तो बहुजन समाज पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा जी ये मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं, और बीएसपी मुसलमानों को इस सरकार में हिस्सेदारी देना चाहती है। राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सामाजिक हिस्सेदारी हो, आर्थिक हिस्सेदारी हो, उनकी एजुकेशन हो, वो बहुजन समाज पार्टी ने मुकर्रर किया था अपनी सरकार में, जो ये समाजवादी पार्टी वाले विफल हो गए। और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से चुनाव लड़ रहा है, सामाजिक समरसता के साथ में, सामाजिक भाईचारे के साथ में, तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। जिस पैटर्न पर 2007 से 12 की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चली थी और हम सरकार में काबिज हुए थे, वही पैटर्न पर आज टिकटों का वितरण हो रहा है। हाँ। और कोई झगड़ा नहीं है, कोई टंटा नहीं है, लड़ रही है और बिल्कुल बसपा, ये तो बिल्कुल 100% मजबूती से लड़ रही है। एक रहस्य अजीज खान साहब के पास है, तो एक रहस्य मुझे लगता है बहन जी के पास भी है। कम से कम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, चर्चा तो होती है ना, इन दोनों की फाइट की चर्चा होती है। बहन जी कहाँ है? नहीं, कागजों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट तो आपके चुनाव जीत जाएंगे। प्राची जी, ये जो आप जैसे जो मीडिया चैनल है ना जी, ये बहन जी को नहीं दिखाते हैं, ना उनके कैंडिडेट की चर्चा करते हैं। करेंगे चलिए, क्योंकि ये जो मीडिया चैनल हैं, हाँ। ये कहीं से ऑपरेट होते हैं और ये पूंजीपतियों से ऑपरेट होते हैं। अच्छा चलिए, आप कहते हैं कि मैं बहन जी पर चर्चा कर लूं, मैं आपके उम्मीदवारों पर चर्चा कर लूं। मुझे एक काम बता दीजिए, जब से विपक्ष में बैठी हैं बहन जी, मुझे एक काम बता दीजिए, आपने सड़कों पर उतरकर कोई आंदोलन किया हो, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई हो, आपने सरकार को जगाया और कहा जी ये गलत हुआ है, हम विपक्ष में हैं, हम करेंगे आंदोलन? प्राची जी, इस देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे बता दीजिए कि बहन जी ने अपनी राज्यसभा की सीट को
कुर्सी को लात मार दी थी जब दलितों के हक और अधिकारों की बात हुई थी। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे आप बता दीजिए। आप लोकसभा प्रधान का तो पद कोई छोड़ता नहीं है, आप कह रहे हो सड़कों पे, वो लोकसभा छोड़ के आ गई। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है महापुरुषों का, और हम दलितों की, शोषितों की, वंचितों की अब चलिए 4 जून को पता चलेगा ये मिशन कितना सक्सेसफुल होता है। पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार कितनी सीटें आप लोग जीतते हैं तो 4 जून को पता चलेगा। अब अजीज खान जी, फिर मैं आ रही हूं आपके पास, दुबे जी फिर आपके पास आ रही हूं, लेकिन अजीज खान जी, ये आजम खान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, उनका एक लेटर भी बड़ा वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि खेल हो गया एसटी हसन साहब के साथ आजम खान जी की एक चिट्ठी के बाद। क्या कसूर था एसटी हसन जी का? देखिए प्राची जी, पहले धर्मवीर चौधरी जी की बात का जवाब दे दूं। हमें तो यही नहीं पता चल पा रहा, ये जनता को भी नहीं पता चल पा रहा कि बीएसपी मैदान में भी है, चुनाव भी लड़ रही है। आप डरे हुए हैं, ये भी नहीं पता चल पा रहा है, ये भी नहीं चल पा रहा। आप डरे हुए हैं, इसीलिए बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, कभी इसको उतार देते हैं, कभी इसको उतार देते हैं। ये बीएसपी की ताकत से आप डरे हुए हैं। 1 मिनट सुने ना सर, आप प्राची जी रोकिए इनको, ये तरीका नहीं। बोलिए। हम गंभीरता से सुनते हैं बात लोगों की। देखिए, ये हमेशा आवाज किसकी उठाती है, ये खिलाफ में किसके बात करती, विपक्ष के। इन्होंने कभी सत्ता से सवाल किया? नहीं, ये सत्ता के हाँ में हाँ मिलाकर चलती हैं। ये वही बहन जी हैं, ये वही पार्टी है। आज आप बताइए, इन्होंने कभी आवाज उठाया? आपने बिल्कुल ठीक कहा। 10 एमएलए तो आपके वोट डाल के आए बीजेपी के फेवर में, 10 एमएलए तो आपके वोट डाल के आए बीजेपी के फेवर में, और आप उंगली जो है, जब आप एक उंगली सामने वाले को उठाते हैं अजीज खान, शून्य है इस बार, शून्य, जीरो, इस बार जीरो। मैं बताऊं, बीजेपी के समर्थन में वोट डाला कि नहीं डाला, अभी आप बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, धर्मवीर जी एक सुन लेते हैं। अजीज खान जी, देखिए सेफ पैसेज मिला और आप उधर की तरफ चल दिए, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उसको बड़ी आसानी से इग्नोर आपने कर दिया। जवाब तो देकर जाइए, ऑफिशियल प्रवक्ता है, और मैं चाह रही हूं कि ऑफिशियल जानकारी भाई जनता तक भी पहुंचे, कम से कम आपका वोटर तो कंफ्यूज ना हो जाए। बताइए ना, ऐसा क्या बदला मुरादाबाद में? वो एसटी हसन जो नामांकन दाखिल कर चुके थे, अपनी जीत का आश्वासन दे रहे थे, आज दोपहर तक भी यही कह रहे थे, शाम होते होते उनके सुर बदल गए। ऐसा क्या हो गया था एक चिट्ठी से जो सीतापुर की जेल से निकल कर आई? देखिए, मैंने प्राची जी मैंने कहा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर शख्स प्रयास करता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी नेतृत्व तय करती है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। और ये तो सर एसटी हसन चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नेतृत्व ने तय किया था या एसटी हसन खुद तय करके नामांकन भराए थे? अगर हमारे नेता ने कोई चीज तय किया है तो बताइए ना। अरे सर सुनिए, अगर ठीक है सर, एक मिनट अजीज खान जी, एक मिनट। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अरे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, आप ही दूर करेंगे। आप यहाँ बैठकर फिर कंफ्यूज कर दे रहे हैं। मैं समझना चाह रही हूँ, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बताइए, एसटी हसन ने जो नामांकन भरा था अपने मन से जाकर भराए थे? मैंने आपसे कहा कि जो स्थितियां आज के दौर में है, आज के डेट में है, आपने देखा रुचि वीरा ने वहां से नामांकन किया है, वो ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित की गई हैं। ये आपने भी देखा। यानी एसटी हसन साहब जब गए थे एक दिन पहले नामांकन दाखिल करने के लिए तो वो अनऑफिशियल थे। रहता है, टिकटें बदल जाती हैं, तमाम परिस्थितियां आती हैं, तमाम टिकट बदलते हैं। अनिल दुबे टिकट नहीं बदलती क्या? आरएलडी टिकट नहीं बदलती क्या? बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन एक ही मैदान में 2 कैंडिडेट आकर और कहें हम हैं असली, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, और वो आप ही दूर नहीं कर पा रहे हैं। आजम खान की चिट्ठी के बाद क्या बदला ये आप नहीं बता पा रहे। फिर लौटूंगी आपके पास। अनिल दुबे जी, असली और नकली पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अनिल दुबे, अरे तो करना चाहिए था ना, अरे करना चाहिए। नौबत ही नहीं आती हमें चर्चा करने की और आपको बुलाकर सवालों के घेरे में खड़ा करने की। खैर अनिल दुबे जी, क्या नया हो रहा है जो समाजवादी पार्टी में हो रहा है? हर पार्टी में होता है, रहस्यमय चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है, जैसा अजीज खान साहब कह रहे हैं, तो रहस्यमय और ऐतिहासिक चुनाव में ऐसी घटनाएं तो होती रहती है ना। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र यही नहीं तय बता पा रहे हैं कि अधिकृत कैंडिडेट कौन है। अरे भैया, आपने फार्म में भी जिसको दिया होगा वो अधिकृत कैंडिडेट है, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए कि आपका अधिकृत कैंडिडेट कौन है, अगर और उन्हीं को रहना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संशय है। प्राची जी, आज आप ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में फर्क देखिए आप दिखाई पड़ कि एनडीए गठबंधन जो है मैदान में उतर चुका है। एनडीए गठबंधन के नेता अपने चुनावी क्षेत्रों में चले गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मथुरा से उन्होंने शुरुआत कर दी।
हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी बिजनौर और बागपत से शुरुआत कर रहे हैं, अमरोहा से शुरुआत कर रहे हैं, कल से उनकी शुरुआत हो रही है। तो हम लोग एनडीए गठबंधन तो चुनाव प्रचार में निकल चुका है और ये इंडिया गठबंधन के लोग अभी उम्मीदवारों के चयन पे लगे हुए हैं। ये रोज उम्मीदवार बदल रहे हैं, ये नहीं तय कर पा रहे हैं कौन आदमी कहां से उम्मीदवार हमारा ठीक रहेगा। तो इनको उम्मीदवारों के लफड़े में ये पड़े हैं और हम लोग जनता के बीच में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जान रही है कि हमारा हितैषी कौन है, हमारे लिए कौन लड़ रहा है और कौन हमारे बीच में है। तो ये अभी मुझे लगता है कि जब चुनाव तक ये उम्मीदवारी तय करते रहेंगे और इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों को ही तलाशता रह जाएगा और एनडीए के जो नेता हैं, एनडीए के उम्मीदवार, वो जनता के बीच में उनकी बढ़त। अब अजीज खान जी क्या गलत कह रहे हैं दुबे जी? 80 की 80 सीटें। अजीज खान जी क्या गलत कह रहे हैं दुबे जी कि ये ऐसा ना हो वक्त निकल जाए आपके हाथ से, चुनाव बहुत नजदीक हैं, एनडीए के उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं, चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, बहुत पीछे दिख रहे हैं आप तैयारियों में। देखिए ये दुबे जी जान नहीं पा रहे और इनको पता भी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करना चाह रहे कहां घोषित हो गया है, कौन से कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। तमाम कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत ही कंफ्यूज हैं आज बीजेपी में, आरएलडी से लेके बीजेपी में। कहां घोषित हो गए, जरा मुझे बताइए कितने लोग घोषित हो गए। एक बात देखिए, ये जो कैंडिडेट का चयन होता है वो प्रक्रिया में चलता रहता है। देखिए मेरी बात, हम लोगों के उम्मीदवार घोषित हैं, हम लोगों के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। हम लोग जनता के मुद्दों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप उम्मीदवारों के बीच में उलझे हो, आप उम्मीदवार अपने तय नहीं कर पा रहे हो, आप स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हो किन सीटों पर किसको लड़ना है। तो हम तो रुक जाइए दुबे जी, रुक जाइए जरा, दुबे जी रुक जाइए। अब अजीज खान जी, इतना रहस्य तो नहीं है यूपी के चुनावों में और ये इतना भी ऐतिहासिक नहीं है। पहली ही लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने 51 उम्मीदवार घोषित किए थे। अब आपको दिख नहीं रहे वो बात अलग है, आंख बंद करना चाहते हैं तो वो बात अलग है। 51 उम्मीदवार तो पहली ही लिस्ट में जारी कर दिए थे, बाकी कहां गए? बाकी भी ऐलान हो चुके हैं सर। यूपी और बाकी सब खत्म हो गए, पूरे सारे घोषित हो गए, सारे घोषित हो गए। ठीक, 80 के 80 घोषित हो गए। ठीक, पूछिए ना बैठे। बिल्कुल पूछ लूंगी मैं, प्रेम शुक्ला जी से बिल्कुल पूछ लूंगी। अरे प्रेम शुक्ला जी जल्दी घोषित करिए, आपसे ज्यादा इंतजार अजीज खान जी को हो रहा है। मुरादाबाद रामपुर में क्या होगा वो तय करें ना करें, बट आप जल्दी घोषित करिए बाकी बची सीटों का, उन्हें अपनी तैयारी भी करनी है। फिर देखिए, हमारे तो अधिकांश घोषित हो गए हैं, पहली ही लिस्ट 51 की आई थी। लेकिन अजीज खान साहब का इतना संकट है कि अपनी पार्टी की उनको खबर नहीं है और बाकी सबके लिए खबर लेने के लिए बेताब है। तो इनका संकट है ये। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण के सारे प्रत्याशियों का नामांकन हुआ और एक ही प्रत्याशी ने हर सीट से नामांकन किया। आपके यहाँ प्रथम चरण में ही, जैसे वो कहा जाता है ना, प्रथम ग्रासे मच्छिका पातम, पहले ही कौर में जो है वो मक्खी आ गई। तो आपकी तो ये दशा हो गई है कि पहले ही कौर में जो है मुरादाबाद और रामपुर में फजीहत हो गई। तो अब अपनी फजीहत को छिपाने के लिए जिनका सब जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से संयमित ढंग से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, उनको लेकर आप परेशान हैं। आरएलडी के दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। हमारे जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, जैसा आदरणीय अनिल दुबे जी ने बताया, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी सभाओं का शुभारंभ भी कर दिया। 31 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरठ से जो है वो चुनावी सभा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य साथी जैसे आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय जो है अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय हमारे संजय निषाद जी, हमारे राजभर जी, सारे लोग जो हैं चुनावी तैयारियों में अपने को झोंक कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 80 के 80 प्रत्याशियों की विजय को सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करने पर जो है समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आपके यहाँ तो दशा यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो किसी को फॉर्म देते हैं, राष्ट्रीय कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी होती है इसमें किसी और का नाम जाता है, कारावास से कोई दूसरी चिट्ठी आ जाती है और रहस्यमय ढंग से प्रत्याशी बदल जाता है। आप उस रहस्य पर से बारंबार प्राची जी के पूछने के बाद भी पर्दा नहीं उठा पाते हैं। पूरी पार्टी बेपर्दा है लेकिन रहस्य पर से पर्दा ही नहीं उठ रहा है। तो आपका संकट है अजीज भाई, आपसे हम लोग सहानुभूति कर सकते हैं। अजीज खान जी,
बहुत दुर्भाग्य है कि आज वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिनके यहां टिकट लेकर के लोग आप दे रहे हो, टिकट वापस कर रहे हैं लोग, ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा कौन कर रहा है? एक बात आपको बताएं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस प्रिंस शुक्ला जी बेहतर नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस तरह आप कह रहे हैं 80 के 80, मैं कह रहा हूं इस बार दिख जाएगा। चुनाव मैंने पहले भी कहा बहुत रहस्यमय है, चुनाव बहुत अजीबोगरीब चुनाव उत्तर प्रदेश का है। जनता शांत है, आज जनता बनाम सत्ता चुनाव हो रहा है, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर नहीं जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं, हम लोअर ग्राउंड पर जाकर के हम लोग देख रहे हैं। आप सिर्फ सत्ता के मद में इस तरह चूर है, नशे में चूर है, आपको जमीनी हकीकत नहीं पता। हाँ। और जो आपके सहयोगी लोग भी हैं उनको भी जमीनी हकीकत नहीं पता। देखिए एक बात से तो मैं सहमत हूं, देखिए अजीबोगरीब तो है, ये अजीबोगरीब तो है। रामपुर आपका गढ़ है अजीज खान जी, रामपुर आपका गढ़ है, मुरादाबाद भी आपका गढ़ है, वहां का सामाजिक ताना बाना ऐसा है जिसमें आप आसानी से जीत दर्ज कर लेते हैं। उसके बावजूद ही वहां कंफ्यूजन है। वो चिट्ठी के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप, जो सीतापुर की जेल से निकल कर आई है, उसके बारे में भी तो बताइए। वो तो बाइकआउट करने के लिए कह रहे हैं रामपुर का चुनाव। देखिए बाइकआउट का क्या वजह है ये आपको भी पता है। जिस तरह आज लोकतांत्रिक सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह तमाम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, आज उसके खिलाफ ये बात है, उसके खिलाफ बात है। वो चिट्ठी को अगर आप गौर से देखें तो उस चिट्ठी का मकसद क्या है? मकसद यह है कि जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कौन उड़ा रहा है? आज लेकर के पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के रामपुर से लेकर मुरादाबाद से लेकर आज पूरे देश में मैं तो बार बार बड़ा सिंपल कर रही हूँ अजीज खान जी आज आपके लिए, क्योंकि इतना कंफ्यूजन आज सुबह से हो गया है ना कि एक एक लाइन को बड़ा सिंप्लीफाई करना है आपके लिए। चलिए ठीक है, ये तो धज्जियां उड़ा रहे हैं और चिट्ठी में लिखा गया है, तो जिम्मेदारी दे तो रहे ना आजम खान और पूरी की पूरी जो रामपुर की यूनिट है आपकी जिले की यूनिट, कह तो रही है अखिलेश यादव आए, सशक्त नेता हैं, तो क्यों नहीं उतर रहे चुनावी मैदान में जब इतने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? तो ये हमारा कार्यकर्ता ही काफी है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत बड़ी बात है, हमारा कार्यकर्ता ही काफी है, वही जीत करके दिखाएगा बीजेपी को। बीजेपी से आज बीजेपी जिस तरह बौखलाई, उसको पता है कि 400 पार का नारा तो दे दिया लेकिन आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता 400 पार लाएंगे कहां से, 100 पार होगा कि नहीं होगा, यही कंफ्यूजन है। इसलिए आज जहां जहां चुनी हुई सरकारों को जिस तरह गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी स्टेट पर जाने की बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं अजीज खान जी। लेकिन फिर देखिए, आज रामपुर में क्या हुआ? रुकिए ना एक मिनट, आपके कार्यकर्ता सशक्त हैं, आपके नेता सशक्त हैं, आजम खान भी तो सशक्त है ना। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव चुनाव लड़े, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती हुई, मेरे आसपास के लोगों के लिए ज्यादती हुई, तो अखिलेश यादव आए, हमें न्याय मिलेगा। तो क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? बस इतना सा जवाब चाह रही हूं आपसे। चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा तो ये आजम खान जो को सत्ता में बैठे लोग हैं, अरे मैंने जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो घमंड में चूर हैं, मदहोश हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानते, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा? मैंने नहीं कहा चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा। आजम खान साहब का सजेशन था, मेरा नहीं था। अजीज खान जी मुझ में मत गुस्सा होइए, मैंने नहीं कहा लड़ने से प्राची जी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। तो क्या आपने आजम खान को समझा दिया? ये जब से मुल्क आजाद हुआ है, आजम खान को समझा दिया, आजाद हुआ है, शायद ऐसी सरकार नहीं आई है अब तक। सर आपको देखिए फिर कंफ्यूज हो गए आपको मुझे नहीं समझाना था, आपको समझाना था आजम खान को। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और सजेशन भी उन्होंने दिया था, मैंने नहीं दिया था, सिर्फ सवाल पूछा था। धर्मवीर चौधरी जी। प्राची जी, आजम खान साहब ने तो बिल्कुल सही लिखा कि आप अखिलेश जी रामपुर से चुनाव लड़िए, लेकिन दुविधा क्या है, इनकी परेशानी क्या है कि ये एक परिवार की पार्टी है और अखिलेश यादव मुसलमानों को तो अपना परिवार ही नहीं मानते, जबकि रामपुर में 70% मुसलमान हैं। वो भाग के जा रहे हैं कहाँ? मैनपुरी, जहाँ यादव है। वो भाग के जा रहे हैं कहाँ? कन्नौज। वो धर्मेंद्र यादव को कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ यादव हैं, आजमगढ़ में। तो ये, और मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश का। मुसलमानों ने पूरी ताकत लगा करके विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये सरकार बनाने में परिवार की पार्टी विफल हो गई। आज मुसलमानों को लग रहा है कि अब हम इनको वोट देके क्या करेंगे, इसीलिए अखिलेश यादव रामपुर नहीं आ रहे हैं। अरे धर्मवीर भाई, बहन जी चुनाव कहां से लड़ेंगी? नहीं, बहन जी तो पूरे देश में 543 सीटें लड़ा रही हैं। और बहन जी तो पूरे देश में
मुसलमानों की बड़ी 543 चिंता सीटों पर है। लड़ रही हैं। मुसलमानों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, बहन जी, देख रहा हूं मैं। पूरे देश में 543 सीटों पर लड़ रही हैं। आप अपनी चिंता मैं कह रहा हूं, करिए बहन जी कहां से कि चुनाव ये लड़ेंगी, परिवार की बताइए ना। पार्टी कैसे जीतेगी। बता दीजिए कहां से ये लड़ेंगी। बीजेपी ने जो आप खूंटा हमारे गाड़ नेता के दिया बारे में है तो पूछ रहे हैं कि वो सब आपसे माननीय उखड़ने अखिलेश वाला यादव नहीं कहां से है। लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आपको बहन जी मैंने को बताइए सलाह कहां दी से चुनाव थी, लड़ेंगी। आपको अजीज भाई बहन मैंने जी, सलाह कहीं दी से? थी कहीं- कि कहीं बहन जी के सुगबुगाहट आगे है? सरेंडर जरा कर बताइए दीजिए, उनको नेता कहां से मान सुगबुगाहट लीजिए है? और प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए और फिर बहुत देखिए आप, सुनिए, बहुत फिर चाहे आप मुसलमानों कहीं की से चिंता लड़ मत जाते। करिए। ये दलित बहुत समाज के मुसलमानों की लोग, चिंता ठीक ये नहीं मुस्लिम है। समाज के लोग आपके लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाते, लेकिन आप धोखेबाज हैं। आपकी पार्टी धोखेबाजों की है, आप धोखा देते इन्हीं हैं, मुसलमानों इसीलिए के राजभर बदौलत आपसे 10 भाग सीट गए, आई थी वो इसीलिए जयंत 2019 चौधरी में। आपको छोड़ के चले गए, मुसलमानों के इसीलिए बदौलत पल्लवी पटेल आपको छोड़ के जा रही 10 है, सीटें आई थी इसीलिए 10 आजम खान छोड़ के जा रहे अच्छा, हैं, बहुत छोटा सा इसीलिए जो है 10 सीटें आई ये थी मुसलमान मुसलमानों की दलित बदौलत। पीडीए की बात धोखेबाजी है, अच्छा, बहुत छोटा इसलिए जवाब सब छोड़ के जा रहे हैं रणवीर जी, आपको। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर। अजीज खान जी, आपका कुनबा तो लगातार जी। घट रहा है ना, आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनका कुनबा तो एक साथ है, एनडीए का तो कुनबा और बढ़ा। आपको छोड़कर आरएलडी चली गई, पल्लवी पटेल चली गई, आपके नेता आपका दामन छोड़ रहे हैं। ये है रहस्य और ऐतिहासिक चुनाव। देखिए प्राची जी, ये चुनाव और राजनीतिक पार्टियां ये सब एक ट्रेन की तरह होती हैं, चलती रहती। लोग स्टेशन पे आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चले जाते हैं, सब रूटीन प्रक्रिया है। क्या बीजेपी में लोग नहीं छोड़ के चले गए? इनके जो बीजीडी था वो आपके यहाँ पे उड़ीसा की, वो उन्होंने वो साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तमाम ऐसी और पार्टियां हैं, पंजाब में देखिए क्या हुआ, तमाम जगह ऐसी स्थितियां जहां इनके साथ ही छोड़कर चले गए। ये रूटीन प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लोग आते हैं और जाते हैं। ऐसा लग रहा है अजीज खान जी कि आज मैं किसी राजनेता से नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रही हूं, जो बस मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है और एक आप कह सकते हैं सिर्फ कोट पे कोट सुनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है ये अजीज खान जी मुस्कुराहट के पीछे आप छुपा कर बैठे हैं। खैर, प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो आप पर भी लगाया ना, आजम खान ने जो कहा कि भाई सब कुछ खराब कर दिया आपने रामपुर में, पिछले चुनावों में जो उपचुनाव हुए थे वही आरोप लगे थे आप पर, शासन प्रशासन इतना सख्त किया कि वोटर्स घर से नहीं निकल पाए, इसलिए बॉयकॉट करने की स्थिति आ रही है। अब आजम खान ही सजेशन दे रहे हैं। देखिए, शासन प्रशासन सख्त होने से लोग जो है चुनावों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाते, भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो जो लोग चुनावों में भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करते थे, कानून एवं व्यवस्था का दुरुपयोग किया करते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। तो ऐसे में जो है किसी को अवसर नहीं मिल रहा है कि चोरी कर ले, डाका डाल दे, तो वो पीड़ा करेगा। हर जो है आपको पता, अपराधी को हमेशा पुलिस से शिकायत होती है, माफिया सरगना हमेशा जो है पुलिस कमिश्नर की शिकायत करता है, हर जो है अपराधी हमेशा जो है वो जांच एजेंसियों पर आरोप लगाता है। तो उसी तरह का आरोप श्रीमान आजम खान लगा रहे हैं। श्रीमान आजम खान पे जमीन हड़पने से लेके, किताब चोरी से लेकर, बकरी चोरी से लेकर तमाम अभियोग उनके ऊपर है और बहुत सारे मामलों में फ्रॉड करने के मामले में वो कन्विक्ट हुए हैं। उनके ऊपर जालसाजी के मामले में अदालत ने उनको कन्विक्ट किया है। अब एक कन्विक्टेड आदमी की बात पर कितना भरोसा करना? जालसाजी के मामले में जिसको न्यायालय ने दंड सुनाया हो, उस जालसाज के बारे में, जालसाज के बयान को कितना गंभीरता से लेना, ये हमको आपको तय करना है। अजीज खान जी, मैंने यही कहा आपसे कि प्रेम शुक्ला जी ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, ये जो कहते हैं वही कानून है। कैसे नहीं ये मानते जो भाई? कहते हैं न्यायालय वही ने सुनाया कानून है। उनको। ये इनकी सोच है, हमें थोड़ा ये जो सुनाया कहते हैं वो था। कानून है, वही हमने संविधान है। दंड थोड़ा और सुनाया यही मित्र। इनकी मानसिकता है, अरे यही लीजिए, मानसिकता न्यायालय ने है सुनाया कि आजम आजम खान को। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बन गई है कि जो भारतीय जनता लीजिए, पार्टी न्यायालय सोच को रही नहीं है माने। वही कानून है। देखिए, तानाशाही बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता अरे है। न्यायालय ने और सुनाया एक बात भाई, जानिए आजम खान को कि दंड। जिस तरह बात तो थोड़ी तानाशाही सुनाया है। करके तमाम नेताओं को प्रताड़ित अरे किया जा अजीज रहा है बाबू, अपने न्यायालय इंस्टीट्यूशन तानाशाह के है। थ्रू, तमाम जो एजेंसीज न्यायालय है को उनके तानाशाह थ्रू। कह रहे हैं। ये मैं एक बात बताऊं, सवाल इस बात का है अजीब कि बात है आज भाई, जिस न्यायालय तरह तानाशाह है। एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो मेरे ख्याल से जग जाहिर है और इसका फैसला जनता न्यायालय ने दंड कि सुनाया, कौन एजेंसी ने तानाशाही थोड़ी कर रहा है, सुनाया है। कौन तानाशाही नहीं कर रहा है। अभियोजन एजेंसियों ने किया, लेकिन दंड तो न्यायालय ने सुनाया है मित्र। न्यायालय तानाशाह है, ऐसा कह रहे दंड हैं। सुनाया, आपने गलत तथ्यों को वहां रखा, आपके लोगों ने तो- गलत, सरकारी लोगों ने गलत अरे तथ्यों तो को न्यायालय की रखा, समझ में पेश नहीं आया किया। गलत तथ्य। अजीज खान जी, आप देखिए न्यायालय की डिफेंड समझ में करने नहीं आया में, गलत तथ्य आप के, जब डिफेंड कह रहे हैं करने भाई में साहब। आप तो सवाल उठा रहे हैं ना कोर्ट पर, आप तो फिर कह रहे हैं कि कोर्ट हम ने कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट में जैसा पक्ष रखा जाएगा, जिस ये तरह दलील कुछ रखा न्यायालय ने जाएगा, दिया है। गलत तथ्य रखा जाएगा, आजम खान को जालसाजी में दंडित न्यायालय ने संज्ञान किया है। लेती तथ्यों अच्छा के चलिए आधार ठीक पर। है, अब आजम खान को सजा सही हुई या गलत इस पर फिर कभी डिबेट कर लूंगी। अभी सिर्फ इतना बता दीजिए, मुरादाबाद और रामपुर में जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों कंफ्यूज हो गए आप लोग? देखिए प्राची जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, और इसी तरह कार्यकर्ता ने वहां चाहा, लेकिन जो इसका फाइनल फैसला है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यानी उसने संदेश तय किया है। क्लियर नहीं था। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आप ने भी जो तय कंफ्यूज किया, थे वही फाइनल है। अजीज खान जी, आप भी कंफ्यूज थे, आपको भी नहीं पता था, आपके शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं पता था कि आप एसटी हसन को चुनाव लड़ाएं या रुचि वीरा को चुनाव लड़ाएं, या वहां मौलाना नदवी जी को लड़ाएं या आसिफ रजा जी को लड़ाएं, आसिम रजा को। आपका नेतृत्व भी कंफ्यूज था? देखिए, मैंने कहा कि जहां पर कई दावेदार होते हैं वहां निश्चित तौर पे कई दावेदार जहां होते हैं वहां कंफ्यूजन होती है, और राष्ट्रीय नेतृत्व सोचता है, और जो मुनासिब होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वहां के लिए जो मुनासिब है वो हमारे नेता ने वहां पे किया हुआ है, जो मुनासिब है वो हमारे नेता ने स्पष्ट किया। यानी आप एसटी हसन जो मौजूदा सांसद है कह रहे हैं मुनासिब नहीं है, रुचि वीरा मुनासिब है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा हर कार्यकर्ता मुनासिब होता है, हर शख्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे नेता ने जो समझा, जो सोचा, जो कहा या जो कर रहे हैं, अभी आप कभी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कभी आप अपने शीर्ष नेतृत्व की दुहाई देते हैं। अब मैं समझू क्या, कभी आप कहते हैं हमारी पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जी, हम दो कैंडिडेट चुनावी मैदान में हमारे आके नामांकन भी भर लेते हैं, फिर आप कहते हैं अरे हमारे नेता ने जो सोचा, हमारे नेता ने जो किया वही ठीक है। अब बताइए क्या मानूं, आप ही बताइए, फिर कंफ्यूज कर दिया आपने। देखिए प्राची जी, आज आप कंफ्यूज बहुत हो रही हैं। आप मैं कर ईमानदारी रहे से हैं। बताऊं, आप कर रहे हैं, कंफ्यूज मैं हो नहीं रही, आप कर रहे हैं। कभी आप रहस्य, कभी आप ऐतिहासिक चुनाव, कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बोलने लगते हैं। आपको खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता है सर। 7 मुझे मिनट खूब लग पता है, गए खूब थे जानता हूं। आपसे ये बताने के लिए, आपसे बुलवाने के लिए कि आपका ऑफिशियल कैंडिडेट कौन है रामपुर में। 7 मिनट का मैं वक्त कह लिया रहा आपने। हूं, सुनिए ना, मुझे खूब पता और मैं खूब जानता हूं। मैं इतनी बात जरूर तो यानी आप बरगला रहे थे बैठकर? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कोई बरगला भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि देखिए हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट व्यक्त कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में अब बहुत हो गया सर, अब इतनी मोटिवेशनल बातें नहीं सुन सही वही है। अब थोड़ा तथ्य पर बात करिए, थोड़े राजनेता के तौर पर बात करिए। ख्वाहिशों पर पार्टी चलती है, ख्वाहिशों पर समाजवादी पार्टी चलती है, उसकी साइकिल चलती है। क्यों नहीं, भावनाएं बहुत बड़ी चीज है, भावनाओं से बहुत चीजें चलती हैं। हम भावनाओं का सम्मान करते हैं प्राची जी, हम तानाशाही टाइप के लोग नहीं हैं। हाँ। हम तानाशाही तरीके से चीजों तो को नहीं चलाते हैं। हसन की भावनाओं का क्या हुआ? करते हैं और हर शख्स का आसिम सम्मान रजा करते की हैं। भावनाओं का अपने क्या साथियों हुआ? का सम्मान करते हैं। ठीक है सर, जी। अब बता दीजिए जल्दी से, एसटी हसन की भावनाओं का क्या हुआ? और उधर आसिम रजा साहब, अब वो तो अभी भी कह रहे हैं 30 तारीख तक वेट करें। देखिए, क्या हुआ? टिकट ना मिलना भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होता है, अनिल दुबे। परिस्थितियां होती हैं, हालात होते हैं, और चीजें देखी जाएंगी, बहुत सारे अनिल दुबे मौके आएंगे, उन आज मौकों बहुत पे कुछ फैसला सीखा होगा। होगा। देखिए आप ही के साथ ही रहे, अभी आप नए नए इनको छोड़कर आए, आज बहुत कुछ सिखा रहे हैं अजीज खान जी, कैसे मोटिवेट होते हैं। दो पार्टी पूरी तरीके से टकराव की स्थिति में है, साइकिल से भिड़ रही है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये सीख तो कम से कम हम अजीज खान जी से लेकर जाएंगे आज। नहीं, अब लोकतंत्र है और कार्यकर्ताओं की भावनाएं तो पहले तय कर लेते। जब आप मैदान में आ गए, आपने किसी को टिकट दे दिया, फिर बदल रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कि आपके यहाँ कुछ कमियां हैं। तो जब कमियां हैं तो पहले उनको दुरुस्त करिए। हम लोग तो चुनाव मैदान में हैं, हम लोग चुनाव प्रचार में निकल चुके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल अमरोहा में और बिजनौर में सभाओं को संबोधित करेंगे। 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी मेरठ में रैली करने जा रहे हैं। हम लोग तो मैदान में हैं, रैलियों का दौर शुरू हो गया, संयुक्त रैलियां शुरू हो गई, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए निकल चुके। आप अपने टिकट बांटिए, आप किसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप किसको छोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आप तय करने का काम करिए। हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि हमारे भले का काम कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बनाने का काम हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने किया, और वो आज एनडीए के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, वो सब चौधरी जयंत सिंह जी के साथ एनडीए में सम्मिलित हुआ है। तो क्यों खड़ा है? आपने इंडिया गठबंधन बनाया, आप इनके साथ ही रहे, और चुनाव से पहले आप एनडीए के साथ चले गए।
ये क्या नाराजगी हुई आपकी? इंडिया गठबंधन बनाने नहीं, के तो साथ वो- साथ आपका मकसद नहीं, था कि कहीं- आप हराएं मोदी सरकार को, अब उन्हीं के साथ जाकर बैठे हैं क्या? नहीं, इसके पीछे की वजह गठबंधन- समझाइए तो दुबे जी। नहीं नहीं, गठबंधन बनाया, वो तमाम चीजें हैं मैदान में, जनता के बीच में बताएंगे कि जो जिन स्थितियों से कहीं ना कुछ तो रहा ही होगा, कोई ऐसे ही थोड़ा बेवफा हो जाता है। कुछ तो बात रही होगी कि हम छोड़ करके गए, राजभर जी छोड़ करके गए, पल्लवी पटेल जी छोड़ करके गई, तो कहीं ना कहीं कोई बातें रही होंगी। रूटीन अब है ये हमने तो। उनके साथ अजीज खान जी कह रहे हैं दुबे जी 19 कि में ये तो रूटीन 2022 है। तक काम किया। सर, अब हम लोग दुबे एक साथ जी, काम कर चुके, दुबे तब जी, उसको उसके दुबे जी पीछे आपका जाने की जाना जरूरत बता रहे नहीं, हैं, ये तो मैं रूटीन समझता का हूं। कार्य है। अब हम जनता के बीच में दुबे जी पॉलिटिकल आवाज मंसूबों पहुंच के रही साथ है, जा रहे हैं। कह रहे हैं तो रूटीन का कार्य है, कोई छोड़कर जाता है। जी। ये कह रहे हैं अजीज खान जी कि तो रूटीन कार्य है, आरएलडी छोड़कर गई, पल्लवी पटेल नहीं, छोड़कर ठीक गए। है, वो आप सत्ता की मलाई, आप सत्ता की उत्तर मलाई और प्रदेश में मौका परस्त लोग। चौधरी जयंत सिंह जी चौधरी जयंत सिंह जी छोड़ करके चले गए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोड़ करके चले गए, माननीय पल्लवी पटेल जी छोड़ करके चली गई। अगर ये रूटीन वर्क है तो ये आप देखिए कि इसको रूटीन कहते हैं, क्या कहते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में एनडीए मजबूत हुआ है और एनडीए का सामना करने की स्थिति में कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन कहीं फेस नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का बोलिए किसान, अजीज खान जी। नौजवान, सारे वर्ग के लोग, उनको लगता है कि देखिए, हमारा जी, यहीं पर अब देखिए, देखिए प्राची कार्यक्रम जी, के आखिरी चरण में आ गए। अब देखिए- तो मुझे देखिए, लगता है प्राची जी, एक मिनट सर, एक देखिए, मिनट। प्राची जी, कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गई हूँ, अब तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन आप दूर करने की स्थिति में आ गए होंगे, आपको भी समझ में आ गई होगी। बताइए तो जरा, आजम खान ने जो सजेशन दिया वो सही मैं आ था रहा या हूं, गलत? मैं उसी पे आ रहा हूं, प्राची जी उसी पे आ रहा हूं। हाँ। देखिए अनिल दुबे जी ये सही बात नहीं बता पा रहे हैं कि देखिए ये मौका परस्त लोग हैं, ये हुए ओम प्रकाश राजभर से लेके, और ये जो लोग सब मौका परस्त लोग हैं जो सत्ता की मलाई लेने गए हैं, लालच बस गए हैं। एक बात आप जानिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, लेकिन ये बात ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि गए हैं तो ठीक है, जाना चाहिए। मैं उस पर बहुत कमेंट और कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। खैर देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि 2024 का जो चुनाव है, पहले जो शुरुआत की थी मैंने, बहुत ही रहस्यमय चुनाव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐतिहासिक, सत्ता बनाम जनता, बिल्कुल जो जनता है शांत है, और ये जब जिस दिन आजम काउंटिंग खान का होगा सजेशन 4 जून ऐसे ये आपको है या दिखाई पड़ गलत? रहा है उस कि दिन ये इनके फैसला साथ राष्ट्रीय होगा। लोकदल ने इनको ये छोड़ा, यकीन नहीं दुबे कर जी, पाएगा एक प्रकाश मिनट, राजभर दुबे जी जी, ने एक इनको मिनट, छोड़ा, हालात बदल गए। पल्लवी अजीज पटेल खान जी जी, ने छोड़ा, जो यही आजम तो खान ने रहस्य है। कहा उस वो रहस्य सही है या को गलत? कि क्यों उनका छोड़ा, सजेशन, वो उनकी रहस्य सलाह है। सही है या गलत? जी आजम खान की सलाह सही या गलत? देखिए, मैंने कहा हमारे यहां लोकतंत्र है, हर शख्स सलाह दे सकता है और सलाह देना भी चाहिए। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि दो लोग पार्टी चलाते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या दो लोग होना पार्टी चाहिए, नहीं क्या चला नहीं रहे होना तो कह चाहिए, दिया ये वो नहीं जान फाइनल रही है। थी। मैं तो पूछ हमारे रही यहाँ थी हाँ लोकतांत्रिक नामे व्यवस्था आजम है खान ने जो और हर सलाह शख्स दी वो अपनी सही बात या को कह गलत? सकता है। अब ये हर भी नहीं शख्स बता अपनी पा रहे हैं राय को आप। दे सकता है। अजीज खान जी राजनेता के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर बैठे थे, थोड़ा तो अपनी पार्टी के बारे में बताते। इतना भी क्या रहस्य रखना, जनता रहस्य में ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चुनाव बहुत नजदीक आ गए। खैर इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।